चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में यही डिस्कस हुआ था। सिलेबस जब डिस्कस किया था तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिए जा करके। इम्पॉर्टेंट वीडियो तो नहीं है, बट हाँ आपके लाइफ लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स का क्लास 12th का अगर आप सिलेबस समझना चाहते हैं कि वो एक्चुअली सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन है तो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो देखना है आप देखिए जा करके, आप एंजॉय करिए उसको, ठीक है। और अगर आपको लगता है यार ये सब चीज़ें तो टाइम वेस्ट है, मुझे तो टॉपिक समझाओ, तो यार तुम टॉपिक तो एक एक महीने में जो है 12th के सारे टॉपिक समझ सकते हो, और एक महीने के अंदर 11th के टॉपिक समझ सकते हो। उसके बाद जो बचेंगे 10 महीने, वो उसमें आप जो है ग्रेजुएशन का भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब पे सारे कोर्स अवेलेबल रहते हैं हर एक चीज़ के, तो आप वहाँ से ग्रेजुएशन का भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और आईआईटी के जो है लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं एनपीटीईएल पे, तो जो है आप वहाँ से बीटेक भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बेसिकली जो है, अगर आपको ये लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो मतलब चीज़ें डायरेक्टली समझाई जाए हमें और टॉपिक से रिलेटेड, तो ठीक है ना। तुम इतने वीआईपी हो तो यार फिर क्या दिक्कत क्या है। जाओ जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और निकलो हैं अपने जो है 21 की एज में पीएचडी कंप्लीट करके किसी एमआईटी वगैरह में जा कर के प्रोफेसर लोगों यार, ठीक। दो रोस्ट नहीं कर रहा हूँ कहीं, मतलब ये सब मत सोचना कि यार रोस्ट कर रहे हैं सर तो पढ़ाने से पहले ही। मेरी आदत है ऐसी, ठीक है। क्योंकि मेरे को ना पेशेंस बहुत पसंद है कि शांति से जो है चीज़ों को समझो यार। आए हो तो अब समझो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, वीडियो में। तो कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक। सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली क्या चीज़ है, आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली काम क्या करता है क्या। तो किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, स्पेलिंग गलत हो गई है स्टार्टिंग में, ओके। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेसिकली, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अभी आपको लगेगा यार क्या है, सिंपल बातें बता रहे हैं यार, ये मज़ा ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में मज़ा आएगा, टेंशन मत लो। मज़ा तो ऐसा दिलाएंगे कि जो है फिज़िक्स आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया फिज़िक्स पढ़ के। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के, और कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना नेचर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो यहाँ पे अब आपको मज़ा आएगा। अब आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर, अगर मैं बात करूँ नेचर कैसा है, ठीक है। तो आप कहोगे यार दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, पर ये ना पार्टिकल पर वैलिड है ये बात, ये है ट्विस्ट, ये है गेम। कि ये जो आप बात कहते हो ना हमेशा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। मतलब चार्ज तो दो ही तरह के हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि दो तरह के चार्ज नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं यार आप गलत कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, चार्ज दो तरह के हैं, बट ये पार्टिकल्स पर वैलिड है, बॉडी पे वैलिड नहीं है। अब आप समझिए इस बात को कि बॉडी में और पार्टिकल में क्या अंतर है। बॉडी का मतलब होता है कि मल्टीपल एटम्स होना उसमें, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है। मैं सिंपल एक ही एटम की बात करूँ, अभी एक चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटम की बात कर रहा हूँ। एटम एंड चार्ज पार्टिकल आर टू डिफरेंट थिंग। एटम बॉडी है पूरी की पूरी, और चार्ज पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल। तो सोडियम है मेरे पास, अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो ये सोडियम इस समय नेट चार्ज 0 रखे हुए। लो जी, तुम तो कह रहे थे यार दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तो मैंने 0 चार्ज भी बता दिया। तो बॉडी के ऊपर चीज़ वैलिड नहीं है। चार्ज का नेचर दो तरह का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट दे आर द चार्ज ऑन अ पार्टिकल, नॉट ऑन अ बॉडी। इफ़ यू आर कंसिडर्ड अ बॉडी देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज पॉसिबल। मतलब कि 3 तरह के चार्ज, मतलब चार्ज तो वो दो ही तरह के हैं। मतलब अगर आप बॉडी की बात करेंगे तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेट चार्ज वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और नेट चार्ज 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। ये समझिए पॉजिटिव कब हो सकता है। मान लीजिए आपने सोडियम लिया था, सोडियम को आपने जो है क्लोरीन के सामने रख दिया, क्लोरीन ने तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना, केमिस्ट्री में करते हो ना आप लोग। तो Na+ बन गया। अब क्लोरीन है,
क्लोरीन ने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो यहाँ नेगेटिव शो करती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन को इंडिकेट करा जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर कि आप इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हो, मतलब आप ये बताते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, इधर बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि आप जो है डेफिशिएंसी बता रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आप बता रहे हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जो है चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज के नेचर की बात करें तो पार्टिकल का दो तरह का नेचर है, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है। बॉडी की बात करें तो बॉडी में तीनों तरह के चार्ज पॉसिबल हैं, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि चार्ज के जो है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। यार राइटिंग पे मत जाना मेरी, ठीक है, थोड़ी गंदी लिखता हूँ, आई नो, बट फिज़िक्स तो अच्छी पढ़ाता हूँ। खुद से तारीफ़ है, आई कहोगे यार सर खुद से तारीफ़ करते रहते हैं अपने। नहीं, तारीफ़ की बात नहीं है यार, बच्चे बोलते हैं पढ़ाते अच्छे हो, तो बस ठीक है। तो क्या पता झूठ बोलते हो सामने देख करके, और पीठ पीछे कहते हो नहीं यार बकवास पढ़ाते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी पढ़ाते हैं। अभी आपको पढ़ना तो मेरे से तो पढ़ लीजिए चुपचाप से, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं कंसीडर करूं तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। एडिटिव इन नेचर एक सिंपल सी बात नहीं है कि एडिटिव इन नेचर एक प्रॉपर्टी है। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि आप जो है चार्ज को ऐड कर सकते हैं, आप चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज जितना भी चार्ज बॉडी में प्रेजेंट है Q1 Q2 Q3 डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई 3 बॉल रखी हैं, एक के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर कूलम जो है SI यूनिट है चार्ज की। मैं आपको बता दूँ ये जो चार्ज है इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट वो CGS के अंदर कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से, ठीक है। ये SI यूनिट है चार्ज की। और अगर इसकी CGS यूनिट की बात करोगे, CGS यूनिट, तो वो ESU है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU है। और मान लो यहाँ पर हम थे कि भाई 3 बॉल रखी हैं ऐसे, एक के ऊपर 2 कूलम है, एक के ऊपर 3 कूलम है, एक के ऊपर -1 कूलम है, तो इधर टोटल चार्ज कितना हुआ? तो टोटल चार्ज आप निकालोगे भाई, सीधा ऐड कर दोगे ऐसे, तो ये हो गया 4 कूलम, ठीक है, 4 कूलम इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप एडिटिव इन नेचर की बात करते हो ना, तो वाई एडिटिव इन नेचर? बिकॉज चार्ज डायरेक्टली ऐड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्केलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से पता चलता है, ठीक है, कि टोटल चार्ज जो है वो इस ईजिली ऐड होता है बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे एडिटिव इन नेचर क्या है या चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और नॉट, ये तो सब जो है बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है तो उसमें भले ही पूछ लें, बाकी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ पूछते हैं। ये आपसे पूछेंगे तो छोटे बच्चों से क्या पूछेंगे, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज में जो वर्ड है ना क्वांट, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर, ठीक है। नंबर मतलब जैसे कोई इंटीजर नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
एन में भी 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो ये क्वांट जो वर्ड है वो उसको नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो चार्ज जो है, चार्ज डिफाइन किया गया कि भाई सबसे छोटा चार्ज किसका है। जो सबसे छोटा चार्ज माना गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है, और उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर माइनस होगा आगे तो इलेक्ट्रॉन का है, प्लस है आगे तो प्रोटॉन का है, दोनों का वैल्यू सेम है। वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है, ठीक है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं। तो हम ये देखते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं टोटल चार्ज किसी बॉडी पे लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा +-NE। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 10 की पावर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस में लिख देंगे, प्रोटॉन है तो वो प्लस में लिख देंगे, या डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे हैं तो प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है? ध्यान ये रखना होता है कि भाई मान लो आपसे बोला किसी ने कि n का वैल्यू 2/7, Q = 2/7 ही। भाई ये पॉसिबल नहीं है। एक बात बताओ यार, अगर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज क्वांटिटी हम मान के चल रहे हैं। भाई मैं यहाँ पे क्वार्क वार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बच्चा बाद में कमेंट करे यहाँ पे कि भाई सर आप तो कह रहे सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, आपको तो नॉलेज ही कम है, यहाँ तो क्वार्क उससे भी छोटा चार्ज होता है, क्वार्क से ही तो बनता है इलेक्ट्रॉन। यार ये फालतू की बकवास यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो है मैं तुम जितना जानते हो ना उतना मैं भी जानता हूँ, ठीक है। ये सब फालतू की ज्ञान जो है मेरे से जो है यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके जो है लेवल के अकॉर्डिंग जो है वैलिड नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है फालतू की बकवास जो है यूट्यूब तक ही रहने दो। यूट्यूब से तुम जो सीख के आते हो कि ब्लैक होल है, ये होल है, वो होल है, भाई तो मेरे को सिलेबस में तो कहीं ब्लैक होल यूज़ नहीं हो रहा अभी ब्लैक होल का क्या करोगे तुम, ठीक है। तो जब अच्छे लेवल पे पढ़ के जाना तो उसके बाद तुम क्वार्क भी स्टडी करोगे, ठीक है, हाई चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब स्टडी करोगे, न्यूक्लियर स्टडी करोगे, पूरी न्यूक्लियर स्टडी में जाना। और अगर स्पेस से रिलेटेड में है तो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी उसमें वहाँ स्टडी करो हायर लेवल पे जा कर के, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी आप क्लास 12 का सिलेबस एंटरटेन कर रहा हूँ ना, तो उसमें ध्यान दो, ठीक। और थोड़ा सा मैं ऐसे ही रूड सा, ठीक है, पर जो है अभी आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो आगे बात करते हैं, ठीक। तो Q = 2/7E, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अरे कहाँ चला गया, क्योंकि जो है आप खुद सोचो, सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन ही बता दिया, तो उसका 2/7 मतलब कि 2/7, तो ये तो 1 से भी छोटा हो गया ना। अगर इसको मैं कट करूँगा तो ये 1 से भी छोटा चला गया। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले 7 हिस्से करो और फिर उन 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों को जोड़ दो। ये कुछ ऐसा हो गया कि पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन को काटा 7 हिस्सों में और उनमें से 2 हिस्सों को जोड़ दिया। तो भाई ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना, सबसे छोटा तो वही है, तो उससे छोटा पॉसिबल नहीं सकता। ऐसे ही n का वैल्यू जो है 10⁻⁻1 ऐसे नहीं लिख सकते, या 10⁻2, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/100। तो पहले तो वो 2/7 पार्ट ही नहीं हो रहा, तो 1/10 पार्ट का मतलब तो नॉनसेंस वाली बात होगी ना, कि वहाँ पे जब आपको पहले से पता है कि भाई इस तरीके से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 10 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है 2.5 भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आपको सोचोगे नहीं यार ऐसा तो लिख सकते हैं ना, फिर वो तो 1 से लेस था, ये तो 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है यार, एक बात सोचो फिर से वापस वही वाली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन का तो मतलब यही हो गया ना कि आधा कर दिया आपने एक इलेक्ट्रॉन को। तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो है हमने अभी देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। एक सेकेंड, पेज ले लेते हैं एक नया। और कहाँ चला गया, बच्चों को पता चल जाएगा मैं एसफॉल्ट खेलता हूँ ये तो जो है पोल खोल रहा है मेरी।
ऐसे ही नहीं, टाइम पास के लिए कभी कभी खेल लेते हैं यार, ऐसा नहीं है, कोई पैशन वैशन नहीं है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2/7, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से क्वांटाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आपको कैसे पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन सही है कि गलत है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि भाई Q का वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, इतना चार्ज है। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो बहुत सिंपल सा तरीका देखो, Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो n इज इक्वल्स टू Q बाई, तो Q इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊं, इस वाले फैक्टर को, ठीक है, यहाँ से इसको रेड कलर और ये वाले ऊपर ले जाऊं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻+19, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के कितना बना देगा 10⁻8, और इसको डिवाइड करूँगा तो ऑलमोस्ट ए ग्रेटर देन 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब 10⁻8 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े आसानी से जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल है। पर वही अगर कोई कह दे कि भाई मान लीजिए ऐसा कोई कह दे कि 2.8, या फिर इजी वैल्यू लेते हैं थोड़ी सी, 3.2 इंटू 10⁻⁻30 सपोज ये चार्ज है। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू Q बाई E 3.2 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये 10⁻⁻30 प्लस 19, तो ये होगा 10 की पावर कितना बचेगा 11, तो 10⁻⁻11। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था भाई 10 की पावर माइनस में पॉसिबल नहीं है ये, तो ये तो n का वैल्यू गलत आ गया भाई, मतलब गलत क्या आ गया, जो उससे दिया है वो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा तो हो नहीं सकता। तो इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये गलत है, ठीक है, समझे बात। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं भाई। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो है चार्ज का वैल्यू ये है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप आसानी से बता सकते हो भाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का इस चार्ज से रिप्रेजेंट किया कि चार्ज ऑन द बॉडी इज़ दिस, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप जैसे इसको डिवाइड करोगे आप देखोगे यार इसका आंसर तो यार नेगेटिव में आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है चार्ज के लिए ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं, वैसा नंबर तो पॉसिबल है, ठीक है, कहीं पता चला, क्योंकि यार तुम लोग ना यूट्यूब पे ऐसा क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो सब चीज़ों में कॉपरेट करते हैं ना, वो हर एक बात को समझते हैं और उनका मोटिव होता है समझना। कुछ बच्चे ना नहायत बेवकूफ़ होते हैं, वो पता है क्या, उनका मकसद समझना नहीं होता, उनका मकसद एक ही होता है, मैं कैसे गलती पकड़ लूँ, कहाँ पे सर यहाँ गलत बोल गए आप, सर यहाँ गलत। अरे यार तुम पढ़ने पे ध्यान दो ना, तुम गलतियाँ पकड़ रहे हो ज़िंदगी में दूसरों की, और अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ रहे हो, नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, स्कोर नहीं हो रहा अच्छा, ठीक है, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं पकड़ रहे हो, वो पकड़ो ना यार, दूसरों में क्या खामी है ये क्या पकड़ना। चलिए, तो हमने अभी यहाँ पर आपको मैं एक बार जो है बता दूँ क्या क्या था। तो सबसे पहले हमने चार्ज को समझा, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ समझी, एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइजेशन को अच्छे से समझा कि क्वांटाइजेशन बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा यार ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस है नहीं, ये तो सिंपल सा हो गया ख़त्म। अब वहाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो 4 स्टेटमेंट देंगे आपको, उसमें से एक स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा, आपको लगेगा ठीक है यार होता है ऐसा, तो चार्ज हमने पढ़ा है, 10 की पावर माइनस ये वो फलाना। अब देखो ऊपर भी 10 की पावर -11 था ना, और नीचे -10 की पावर -30 था,
तो था ना, ये सब पॉसिबल है ना, तो आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो है फिज़िक्स में जो होता है ना, कई बच्चों का होता है कि सर मेरे को जो ऑप्शन लगता है वो कभी होता ही नहीं है, वो कोई दूसरा ही ऑप्शन होता है। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा एक्चुअली दिक्कत इसीलिए देती है कि आपको लगता है बट होता नहीं है ऐसा। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी कि थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, उसको समझिए थोड़ा सा। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये जेई मेंस में ना बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है सिलेबस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप सोच रहे हो यार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो बहुत सिंपल है, ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी तो है। ये भाई साहब आपको तबाह कर देगी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इतना इस्तेमाल किया जाता है, इतना इस्तेमाल करके क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं, पूछिए मत। मतलब हद से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इसके ब्याह पे आते हैं। और इवन मैं अभी आपको लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो है पूरा टॉपिक का यूज़ किया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या, उसको समझते हैं अच्छे से एक बार, क्योंकि एक बार मेरा मानना है कि अगर आप एक बार ही कोई चीज़ समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज हो गया, इसका वैल्यू है Q1, इसका वैल्यू है Q2। तो अगर आपके पास ये दोनों चार्जेस हैं और आप इन दोनों चार्जेस पे काम कर रहे हैं, तो इस पूरे बाउंड्री एरिया के अंदर ये दोनों चार्ज हैं, इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमेशा जो सिस्टम होता है ना, उसे आइसोलेटेड मानोगे तभी आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, अदरवाइज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नहीं कर सकते। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि आपने कहा कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये है ही नहीं, बाउंड्री एरिया है ही नहीं, तो आप मतलब इसका मतलब बाहर से भी कोई चार्ज अंदर आ सकता है और ये वाला चार्ज भी बाहर जा सकता है। जब आप बाउंड्री एरिया डिफाइन कर देते हो तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर इसका मतलब आपके इन दोनों चार्जेस के अलावा कोई दूसरा चार्ज एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और अगर तीसरा चार्ज लाया जाएगा तो वो भी सिस्टम का हिस्सा माना जाएगा। अगर आप उसे सिस्टम का हिस्सा मानोगे तभी वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो तीन चार्ज का सिस्टम हो जाएगा। अगर मैं तीसरा चार्ज भी लेके आऊँगा तो बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे थोड़ी सी और, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि भाई जो इनके ऊपर टोटल चार्ज है वो कितना है, दोनों को मिला के, तो Q1 + Q2, एडिटिव इन नेचर है ना ये, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर किसी बंदे ने क्या किया कि एक वायर ली, ठीक है, एक जो है वायर ली और इसको इससे अटैच कर दिया, वायर से इसको जोड़ दिया। अब वायर से जोड़ दिया तो मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपको लगेगा कि ये तो छोटा है, ये वाला तो बड़ा है, तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है, अभी ठीक है। अब आपको लगेगा, ठीक। तो एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से आपने दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स से, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने जैसे इनको कनेक्ट किया, तो हो सकता है इनमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इसके ऊपर Q1 आ जाए, उसके ऊपर Q2 चार्ज आ जाए। तो अभी भी जो टोटल चार्ज है इनके अंदर वो Q1 + Q2 ही है, नया चार्ज नहीं है कुछ, ठीक है। टोटल चार्ज उतना ही है। वो एक अलग बात है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पहले उसके ऊपर कुछ और चार्ज था, उसके ऊपर कुछ और चार्ज था, आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, इसके ऊपर कुछ और आ गया, उसके ऊपर कुछ और आ गया, बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज़ Q। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल चार्ज सिस्टम का जो है वो Q ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो उतने का उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल सकती है। तो पोटेंशियल के क्वेश्चन जब आप करते हो तो वो कई बार होता है पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ज़्यादातर बच्चों के पोटेंशियल के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आता है। तो वहाँ पर उन्हें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट नहीं पता होता, और जनरली वो क्या करते हैं कि वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक और बात बता देता हूँ यहीं पर, वैसे आगे भी बताएंगे, ठीक है, कि जब भी आप किसी वायर से इसको कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये जब तक चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे, अरे मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये दोनों पॉइंट्स जब तक चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफ़र होगा। अरे यार क्या पागल ऐसी बातें हैं। एक बात बताओ, वो बड़ा स्फीयर है, वो छोटा स्फीयर है, तो वो तो ज़्यादा कैरी कर सकता है चार्ज को जो बड़ा वाला है। ये वाला तो ज़्यादा कैरी कर लेगा ना, ये कम करेगा, ये वाला ज़्यादा कैरी करेगा, ये कम कैरी करेगा। तो ये जो है
कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, तब जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हीट कब तक ट्रांसफ़र होती है, तो हीट जब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों साइड का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हीट ट्रांसफ़र होगी। कोई चीज़ फ्लो कब तक करेगी, ठीक है, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो कुछ इक्विलिब्रियम्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है या प्रेशर इक्विलिब्रियम है या पोटेंशियल इक्विलिब्रियम है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये फंडामेंटल बातें हैं। आपको जो है ये फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये कंसेप्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त। इन चीज़ों को समझ में अगर आपको आता है तो आप बड़े आसानी से उसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाते हैं और बड़े आसानी से इक्वेशन बना पाते हैं। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है हम फॉर्मूले रट लेते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत और कहाँ आती है कि हमें ये बातें याद नहीं रहती कि यार अच्छा चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर रखेंगे। ये सब बातें याद रखनी होती हैं। अब समझ में आया कि मेरे से फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे गड्ढा कहाँ पे खुदता है और जहाँ आप गिर जाते हो जाकर, तो आप जो है आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हो बड़े आसानी से। बट आपको फॉर्मूले नहीं याद रखने, आपको ये सब बातें भी याद रखनी है। आपको नोट करना है कि चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ऐसे शॉर्ट नोट में ऐसे लिखना है आपको, मैं बताता हूँ यार आप लोग ये ऐसे नोट। हाँ, अब कोई बच्चा कहेगा यार कैसी बेतुकी की बात है, हमें नोट लिखना नहीं आता। अबे तुम्हें नोट क्या कुछ नहीं लिखना आता, तुम चुपचाप से लिख लिया करो जो बोलता हूँ, ठीक है। तुम जो है लिखा करो, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। दिमाग लगाओ अपना जब क्वेश्चन करने बैठो तब वहाँ पे दिमाग लगाना, ठीक है। अभी तो सुन लो, और जो कुछ रह जाए या छूट जाए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि यार सर आपने ये बताया था, ये चीज़ जो है छूट गई, या ये चीज़ आपने गलत बता दी, या ये चीज़ आप मिस कर दी। ऐसा कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं। अब लाइव क्लास होती तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, अभी लाइव नहीं है तो आपको मेरे को याद दिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो मेरी याद, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में वो जानते हैं कि यार सर जो है कभी कभी भूल जाते हैं कुछ टॉपिक, ठीक है। कहाँ मतलब टॉपिक भूल जाने का मतलब ये नहीं कि मैं टॉपिक ही भूल जाता हूँ, मतलब टॉपिक पढ़ाया ही नहीं, याद ही नहीं आया अभी उस टाइम पे। तो उसके बाद अगली क्लास में सर आपने अच्छा, मैंने कहा ओहो चलो फिर पढ़ा दिया वो। तो मेरे को ना याद दिला देना। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिलेबस का, बिल्कुल उसी डिज़ाइन में ही आपको पढ़ाया जाए और कोई भी चीज़ मिस ना हो। बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो सिंपल सी बात है, आप भूल सकते हैं तो मैं नहीं भूल सकता। आप तो यार पूरा सिलेबस भूल जाते हो, फिर कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो रोज़ चलता रहता है, ठीक है। अभी नोट की बात करते हैं। नोट क्या था, हाँ नोट ये था कि भाई V जो है दोनों साइड का, दोनों स्फीयर्स का V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र स्टॉप कब होगा, जब V1 इज इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, चार्ज ट्रांसफ़र थ्रू वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर अनटिल एंड अनलेस तो नहीं, अनटिल पोटेंशियल जो है इक्वल ना हो जाए, ठीक है। एंड ठीक, तो क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? आई थिंक ये जो है कवर हो गया, ठीक है। चलिए, ये बात आपको पोटेंशियल में भी मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, ऐसा नहीं है मैं बताऊंगा नहीं है, वहाँ पे भी बताऊंगा। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आप भूल जाते हो, तो मतलब ऐसा मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा अलग रहता है। मेरा मानना है यार बच्चों को ना बताते रहो, वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो भूल जाएंगे, उनकी आदत है, ठीक है। हम वोट दे के, पता है तुम तो यार अभी 18 साल के नहीं हुए हो, अभी जो है हम लोग तो वोट दे करके भूल जाते हैं, ठीक, कि जो है इस बंदे ने क्या वादे किए थे, क्या जो है मैनिफेस्टो में लिखा था इन्होंने अपने। हमें तो कोई मैनिफेस्टो से लेना देना नहीं होता, हम जाते हैं बटन दबाते हैं और बस शुरू के वादे याद रहते हैं, और ये याद रहता है कि लास्ट ईयर में क्या क्या काम हुआ था। और 4 साल उन्होंने बड़े दबा के पैसा खाया नेताओं ने, तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, हम तो जो है एंजॉय करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब अगले साल इसको वोट नहीं देंगे, फिर वो बिल्कुल एंड ईयर में जो है थोड़ा बहुत काम करा देते हैं। हमें लगता है यार चलो थोड़ा बहुत तो काम कराया ही है, बाकी नेताओं से तो अच्छा है डाल दे वापस से, उसी को जिता देते। तो यार तुम तो अभी बहुत छोटे हो, हम लोग तो जो है जब हम लोग ये सब कर सकते हैं, भूल सकते हैं, ठीक है, तो तुम तो भूल ही सकते हो ना। चलिए, तो जो है हम बात कर रहे थे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो है ये 3rd नहीं है, 4th नंबर है इसका। तो मेरी क्लास में ना ऐसी मज़ा आता रहेगा, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई फालतू कमेंट नहीं करे कि यार सर आप बोलते बहुत हो और जो है पढ़ाते कम हो,
भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा, तो तुम किसी और वीडियो को देखो ना जा करके, क्यों खाऊंगा मैं यहाँ पर जो है अपना सर खपा रहे हो। ठीक है, आराम से या तो समझो मेरे से जो मैं समझा रहा हूँ, चुपचाप समझ लो। इतने वीआईपी तुम हो नहीं, इस पूरे साल भर का सिलेबस तो वैसे भी तुम, अगर मैं तुम्हारे को कवर कराऊंगा तो हार्डली 1-1.5 महीने के अंदर तुम सारा सिलेबस कवर कर लोगे, अगर मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा डेली तो। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करो अपना घर पे बैठ करके। ठीक, और अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार फालतू की बातें हो रही हैं, वीडियो क्या देखना है, तो मत देखो ना, मना किसने जो है फोर्स किया तुम लोगों को। ठीक, शांति से चुपचाप से बैठ के देखो, चीज़ों को एंजॉय करो। ठीक है, चीज़ों को सोचो। ठीक है, और जो भी मैं बोलता हूँ उस वो एक जो है चीज़ों को याद रखवाने के लिए बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को फोर्स किया जा सके। आप लोगों को जब तक रोस्ट नहीं करेंगे ना चीज़ों पे, तो आप लोग क्या है उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, पता है कोई चीज़ अगर हमें पॉइंट आउट करा दी जाती है ना, तो हमें ज़्यादा याद रहती है। अगर वो चीज़ हमें पॉइंट आउट नहीं कराई जाएगी, हमें उस बारे में कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा ना, बोलते चले जाएंगे, तो आपको लगेगा ठीक है यार बढ़िया है, बस समझ में आ गया, अभी कर देंगे, फोड़ देंगे, पता चलता है वहाँ जा करके खुद ही फूट गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद, कि चार्ज इज़ इनवेरिएंट। तो इसकी बात कर लेते हैं, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वन लाइनर में। ठीक है, वन लाइनर स्टेटमेंट में पूछी जाती है कि चार्ज इनवेरिएंट है और मास वेरिएंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मास है ना, जो रेस्ट मास है और जो मोशन वाला मास है, ठीक है, मूविंग मास, उसमें अंतर होता है। ठीक है, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये मास का चेंज होना है। ठीक है, ये रेस्ट मास है। और जब कोई मास जो है बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है, ठीक है, हाई वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी लेस देन है स्पीड ऑफ लाइट से, बट काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो हाई स्पीड से अगर कोई जा रहा है, और ये सी क्या है, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो मास जो है, ये वाला जो मास है ना, जो किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का मास है जिस पे उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक, तो ये वो वाला मास है। ठीक, और ये रेस्ट मास जो है, ये इनिशियली जब वो रेस्ट पे था तब उसका मास था। तो मास वेरी करता है स्पीड के साथ। ये आपने इस रिलेशन से समझा कि भाई जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी को आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc², जो आप पढ़ते हैं कि भाई जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन इज़ पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें जो है आप समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में जब बहुत हाई स्पीड से निकलता है। तो ये केवल न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर पॉसिबल है। ऐसा हमारे साथ नहीं है कि हम भागते हुए जाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए मैं बहुत तेज़ भागने लगा और भागते भागते मेरा जो है वेट लॉस हो गया सारा का सारा। ठीक है, वो कैलोरी बर्न होना एक अलग चीज़ है। ठीक, ऐसा नहीं होता कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। ये छोटे पार्टिकल्स में होता है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर होता है, आपके उसमें नहीं होगा केस में। ठीक है, कि आप ऐसा करोगे। ठीक, पहली बात तो आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर क्लोज में भागोगे, आप अपने फ्रिक्शन के चलते जल के मर जाओगे। ठीक, थोड़ा लॉजिकली भी तो सोचो ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अभी हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज का रेस्ट चार्ज भी वही है और जो है मोशन वाला चार्ज भी वही है। ये अगर सी की स्पीड से भी भागेगा ना तब भी कुछ नहीं होने वाला इसको। ठीक है, चाहे वी की स्पीड से भागे चाहे सी की स्पीड से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चार्ज उतने का उतना ही रहता है, एंड दैट्स वाई चार्ज इज़ इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज वेरी नहीं करता स्पीड के साथ। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और भी चार्ज की, बट ये मैंने बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ जो आपको बताई हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मेथड्स की, कि चार्ज को प्रोड्यूस किन किन मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, क्रिएट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी सरफेस पे प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है चार्ज। ठीक, अगर मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है ऑन सरफेस, ठीक है, तो किसी सरफेस पे या किसी वॉल्यूम में कैसे चार्ज बनाया जा सकता है, ये जो है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, मेथड टू क्रिएट चार्ज। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है फ्रिक्शन मेथड।
फ्रिक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड में आप क्या पढ़ते हैं, अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन मेथड में कैसे काम करा जाता है। तो यार बचपन में ना आपने एक छोटे बच्चों को जादू दिखाया होगा, ठीक है, कि अपने जो है स्केल में रब किया, स्केल को अपने बालों पे रब किया और छोटे छोटे जो है पीस कर दिए उसके क्या बोलते हैं पेपर के, और पेपर के छोटे छोटे पीस करके फिर उसको स्केल को अपने बालों में रब करके आपने दिखाया, और वो देखा कि आपने वो अटैच हो गया, वो एकदम से जो है पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो गया उससे, तो उसको दिखाया कि देख जादू जादू। तो एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पर, अब वो चीज़ फ्रिक्शन मेथड से आपको समझ में आएगी, ठीक है, और इंडक्शन मेथड से। तो सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये स्केल है, इस स्केल को आपने एक सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको रब करेंगे तो होगा क्या कि जो सिल्क क्लॉथ है और ये जो ग्लास का रॉड आपके पास है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चले जाएंगे। देखिए अगर ये प्लास्टिक का होता ना यही, ठीक है, और ये सब बातें एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं, आप कहोगे कि हमें कैसे याद रहेगी, तो आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए याद रहेगी, अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो भी आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करके भी याद कर सकते हो, ठीक। तो ये मान लीजिए आप प्लास्टिक की रॉड पे करते, तो प्लास्टिक की रॉड में उल्टा होता है, प्लास्टिक की रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर चला जाता है, और इसमें उल्टा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके अंदर चला गया, तो इसके सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जबकि प्लास्टिक पे अगर ये चीज़ रब की जाती तो इसमें आ जाता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे आ जाता नेगेटिव चार्ज। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर फ्रिक्शन मेथड में बात की जाए तो फ्रिक्शन मेथड में जब आप रबिंग करते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है। अब बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आप सोचोगे कि यार ठीक है समझ में आ गया, अरे अच्छे से समझो यार थोड़ा सा और, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये फ्रिक्शन मेथड है। यहाँ पर जो है मैं कुछ सरफेसेस बना रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ओए कहाँ जा रहा है, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है पेशेंस रख के आना भाई पढ़ने के लिए, और जो है अगर जल्दी है तो जाओ भागो यहाँ से। आप भी सोचते हो यार सर तो भगाते ही रहते हैं क्लास से, पढ़ाते कम है भगाते ज़्यादा हैं यार, हमें नहीं पढ़ना, एटीट्यूड इतना है। अरे एटीट्यूड की बात नहीं है यार, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस कम रहता है चीज़ों में, इसलिए बोलता हूँ। 1 2 3 4 और इसका कर देते हैं डुप्लीकेट, अरे बैठ जा, और इसका कर देते हैं कलर चेंज, ओहो रेड नहीं येलो कर देते हैं, दैट्स इट। देखो कर दिया ना मैंने कलाकारी। अब समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही आपने रबिंग की तो रबिंग करने से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे जो घूम रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो घूम रहा था, क्योंकि रबिंग करने से हीट जनरेट होती है इस सरफेस पे, है ना। अगर रबिंग करेंगे तो इस सरफेस पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसको मान लीजिए कोई आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको पर्टिकुलर एनर्जी ई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो जैसे ही उसे ई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी वो इस आउटर मोस्ट शेल को छोड़ करके इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है उसको एनर्जी मिलते के साथ ही वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ के चलते यहाँ पर सिल्क और ग्लास के अंदर ये फीचर हो रहा है, जबकि प्लास्टिक और ग्लास के अंदर दूसरा अपोजिट फीचर हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड समझ में आया आप लोगों को, फ्रिक्शन मेथड क्या है।
तो ये है फ्रिक्शन मेथड। ठीक, फ्रिक्शन मेथड में आप रबिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड मेथड पे, दैट इज़ योर इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड क्या है, इस बात को समझते हैं यार थोड़ा सा कि इंडक्शन मेथड में कैसे काम करते हैं। ठीक है ना। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि सपोज़ कि आपके पास अभी एक रॉड है, ये प्लास्टिक का, ये सॉरी ग्लास का। तो ग्लास रॉड पे आपने अभी इस रबिंग करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया था। ठीक है, अब आप ले गए इसको उठा करके एक स्फीयर के पास। ठीक है, ये एक स्फीयर के पास ले गए, टच नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, टच नहीं होना चाहिए ना सरफेस से और ना ही इस रॉड से। इंडक्शन का मतलब यही है कि बिना टच करे दूसरे के अंदर चार्ज को इंड्यूस करना है। ठीक है, इंडक्शन का मतलब यही है। अब जो है होगा क्या, देखिए, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री घूम रहे हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। भाई ऐसे ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होके इस सरफेस पर आ जाएंगे। अब ये इस तरफ चले गए तो जिधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं उधर क्या हो जाएगा, उधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन आए हैं उधर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अगर ये मेटल का सरफेस है तो ये कभी भी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये कभी भी सरफेस के अंदर नहीं होंगे, सरफेस के बाहर होंगे। ये चार्ज हमेशा सरफेस के, आउटर सरफेस के ऊपर होता है, कभी भी अगर कंडक्टर होता है, सिर्फ कंडक्टर के केस में बता रहा हूँ। इन केस ये अगर कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये जो है सेपरेशन जो हुई है, इस सेपरेशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। जो दो पोल बने ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो पोल बना है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को, इस फिनोमेना का नाम है पोलराइजेशन। एक बार और पढ़ाएंगे आपको पोटेंशियल चैप्टर में, अभी यहाँ पे समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आपने पोल्स क्रिएट कर दिए, ठीक। बट एक बात ध्यान रखिए कि अभी भी जो है, अभी भी ये पूरा जो है, पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि जो है ये आपने जो क्रिएट किया पोलराइजेशन से अभी ये चार्ज हो गया, अभी ये न्यूट्रल ही है। भाई एक बात सोचो यार, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके इधर ही तो आए हैं, बाहर थोड़ा ना चले गए हैं, तो अभी टोटल चार्ज तो उतना नहीं होगा जितना पहले था, है कि नहीं। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये रॉड हटानी पड़ेगी यहाँ से, इस रॉड को यहाँ से दूर ले जाइए। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको अर्थिंग कर देनी है। जिस साइड भी आपको जो है चार्ज न्यूट्रल करना है उस साइड पे आप अर्थिंग कर दो। तो जैसे ही आप अर्थिंग करोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है और ये आपने अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थिंग करने का मतलब है अर्थ से कनेक्ट करना, मतलब एक तार को जोड़ा और ज़मीन पे डाल दिया। तो उससे होगा क्या, उससे जो अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फटाफट इधर आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप अर्थिंग करोगे इधर आएंगे और ये सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ से आप इस पूरे सिस्टम को हटा सकते हो। अब ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आई कि क्या किया। तो अर्थिंग की, अर्थिंग करने से क्या हुआ, अर्थिंग करते के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स गए और इस पॉजिटिव सरफेस को न्यूट्रलाइज किया, और पॉजिटिव सरफेस से न्यूट्रलाइज होने के बाद इस पूरे पे जो है आप देख रहे हो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें एक्सेस में हो चुका है, इसलिए ये जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब कहेंगे इसे कि ये चार्ज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद अर्थिंग के बाद जो है अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें कब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे। आप बताइए, अभी आपको सिखाया था ना, आपको लगता है ना कि यार जो आपको बताया जाता है वो खामखा में बताया जाता है। ठीक है, इतना आप समझा रहे हो,
ठीक है, खामगामी। तो अभी जो है मेरे को बताओ कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कब तक ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब आपने तार टच करा, कब हटेगा ये, और कब हमें पता चलेगा कि सब पे इलेक्ट्रॉन पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो जिन महानुभावों को आंसर आता है अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, बाकी मैं आंसर बता दूंगा अभी, ठीक है। 1 मिनट और दे रहा हूँ आपको, सोच लीजिए अच्छे से, ठीक। आप सोचिए और अपना सोच के जो है आंसर करिए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है बेसिकली, कि जब तक यहाँ का पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो कि ज़ीरो पोटेंशियल है, हम ऐसा मानते हैं ज़ीरो, ठीक है, ये रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कि जीरो ही पोटेंशियल होता है अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो हम मानते हैं, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है और रेफरेंस है ये हमारा, ठीक है। क्यों है वो कभी आगे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल चैप्टर में। अभी जब तक यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा, और ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी था आपको। कहाँ पर? यहाँ पर बताया था, ये देखो कि 2 वायर कनेक्ट करने पे कब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। समझ में आया इंडक्शन मेथड? तो ये है इंडक्शन मेथड, ठीक। इसको बोलते हैं हम इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में आप अर्थिंग करते हैं, फिर उसको हटा देते हैं और देन उसके बाद वो पूरा सेपरेटली चार्ज हो जाता है। पेपर पीस में भी आप करोगे तो वो भी सेम ही यही चीज़ होती है। पेपर पीस है मान लो एक, तो पेपर पीस भी एक बॉडी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जिस तरफ से खाली हुआ है उधर डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो एक न्यूट्रल चीज़ है और एक इंसुलेटर टाइप होता है, जबकि ये कंडक्टर टाइप है। तो मतलब इंडक्शन मेथड कंडक्टर पे भी वैलिड होता है और इंसुलेटर्स पर भी वैलिड होता है। अब अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, तो आपसे ये चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा, एक बार इस ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे नहीं डिज़ाइन किया जाता जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो। क्वेश्चन देखो कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया। तो क्वेश्चन को डिज़ाइन कैसे किया गया कि ये कहा गया आपसे कि 2 बॉडीज़ हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, 2 बॉडीज़ दोनों पॉजिटिवली चार्ज, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? तो वो डेफिनेटली कर सकती हैं, ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्ट नहीं था, मे बी अट्रैक्ट था, तो मे बी अट्रैक्ट कर सकती हैं भाई, क्यों नहीं कर सकती। अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बॉडी है ना, पार्टिकल तो नहीं है ना। अगर बॉडी है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके पॉजिटिव के चलते यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके सारे पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो चले जाएंगे और इसके प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे ना। अभी ये यहाँ पर यही चीज़ तो हुई पेपर पीस में, यहाँ पर जो हुआ था ये पूरे में यही तो हुआ। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया कि इंडक्शन मेथड क्या है। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंडक्शन मेथड में? और देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपसे बोलेंगे कि ये कहाँ चल गया, ये जो है देखो ऐसा, यहाँ से ये मैंने एक स्फीयर बनाया है, ये एक स्फीयर बनाया है आपके लिए, ठीक है। और एक और इसके अंदर एक शेल बना देते हैं, एक और ये। तो ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, मतलब एक बॉल जिसके अंदर की तरफ छेद हो रहा है, ठीक है, हॉलो बॉल, ठीक है, सॉलिड मेटल की। और ये मेटल की है और आपसे बोला कि इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करनी थी, बट उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बच्चा रिप्रेजेंट कर सकता है? जिसको इंडक्शन मेथड का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, कि जैसे ही मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो होगा क्या कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, है ना, इस तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे सारे। और जब ये अट्रैक्ट होंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं नेगेटिव। अरे भैया यहाँ कैसे हो सकता है, ये कंडक्टर है, अभी बताया था कंडक्टर के अंदर नहीं होता चार्ज, कंडक्टर के हमेशा बाहर चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है सरफेस पर। तो ये सरफेस पर होगा ना उसके, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो इस सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा।
तो ये बारीकियाँ समझनी है आपको यार, यही तो पकड़ना है आपको सही से, बारीकियाँ एक एक चीज़ की, तभी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अंदर में कंडक्टर के ना तो चार्ज होता है और ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव को अंदर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है करेक्ट अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो। ठीक है, तो ये है इंडक्शन मेथड बेसिकली। ठीक, तो समझ में आया इंडक्शन मेथड। अब हम आज का लास्ट मेथड समझेंगे, दैट इज़ कंडक्शन मेथड, और यहाँ से हम टॉपिक को ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, और जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारे के सारी चीज़ों को नोट करने के बाद एक बार रिवाइज़ करना है, खुद से सोचना है बैठ के कि क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपको कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बुक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, देखो आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो सीख लिया, बुक क्यों पढ़नी है, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। आप ना वोकेबलरी एनरिच नहीं हो फिज़िक्स के। ठीक है, तो आप जब आंसर लिखते हो ना तो आपको जो है, या फिर आप इवन आप स्टेटमेंट भी देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने कह दिया आर्बिट्रेरी एंगल, अभी आपको पता ही नहीं आर्बिट्रेरी एंगल क्या होता है। ठीक है, एलिमेंटल चार्ज नहीं समझ में आ रहा। तो यार ये सब चीज़ें पढ़ने से आती हैं, पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे वोकेबलरी भी, क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाता हूँ, आपको लगता है हाँ ठीक है कॉमन वर्ड्स हैं, बाद में पता चलता है यार नहीं वर्ड तो याद ही नहीं आ रहा अभी अभी ये क्या चीज़ होती है। तो वो जब भी आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे। ठीक है, तो खुद से बुक पढ़ो, पेशेंस रखो, 6 महीने के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे पूरी तरीके से। मतलब इस लेवल की फ़िज़िक्स आती होगी कि हाँ लगेगा कि यार बढ़िया मज़ा आ गया। ठीक है, और वो तुम्हारी खुद की मेहनत होगी, वो मेरी नहीं होगी। मेरा तो काम सिर्फ इतना है आपको समझाना टॉपिक को, वो आपकी खुद की मेहनत है और उससे आप आउटपुट लेके आओगे, आप रिजल्ट बनाओगे। ठीक है, बात करते हैं कंडक्शन मेथड की। कंडक्शन मेथड, तो ये कौन सा मेथड है, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। तो कंडक्शन मेथड का मतलब है कि आपने मान लीजिए 2 स्फीयर लिए, और यहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों स्फीयर मेटेलिक होने चाहिए। ठीक है, आपने ये दोनों मेटेलिक स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दिया एक वायर से। ठीक है, मेटेलिक वायर से। अब जैसे इसको इससे कनेक्ट किया तो होगा क्या कंडक्शन मेथड में कि यहाँ से मान लीजिए अगर ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए -2q और ये +2, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ तुरंत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और जब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कंडक्शन मेथड इसको बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। तो होता क्या है बेसिकली कंडक्शन मेथड में, मान लीजिए आपने एक न्यूट्रल जो है स्फीयर को एक चार्ज स्फीयर से कनेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे भाई, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, खाली है जगह, तो चल पड़ेंगे यहाँ पे, चल पड़े आगे गए, इनको सबको न्यूट्रल करने लगने कोशिश करेंगे कि सब न्यूट्रल हो जाए। तो धीरे धीरे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रल होना शुरू हो रहा है तो यहाँ वो चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज इधर रिमेनिंग रह जाएगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसके बाद यहाँ जितना चार्ज आएगा और यहाँ जितना चार्ज आएगा वही इनके लास्ट चार्ज माने जाएंगे, बट ये टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना इस पर इनिशियल चार्ज था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस पर +q था और इस पर 0 था, तो आंसर +q ही रहेगा टोटल मिला करके भी, चाहे दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों स्फीयर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, और तो ऐसे केस में अगर दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज, एक अगर अनचार्ज है दूसरा चार्ज है, तो दोनों पे q/2 हो जाएगा। मान लीजिए एक स्फीयर है जिस पे q चार्ज है और आप एक और स्फीयर ले, दोनों आइडेंटिकल हैं, आपने दोनों को टच कर दिया तो दोनों के ऊपर q/2 चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस स्फीयर को ले गए आप, एक और न्यूट्रल स्फीयर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर q/4, दूसरे वाले के ऊपर भी q/4 रह जाएगा।
ठीक है, मतलब इस पर भी Q/4 आ जाएगा, इस पर भी इस पर Q/4, इस पर भी Q/4। समझ में आया आपको? तो चार्ज इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन मेथड में। तो कंडक्शन मेथड में जो है आप एक बॉडी को चार्ज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर मेटेलिक बॉडी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि टच करना ज़रूरी है। इंडक्शन मेथड में टच करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या नहीं है, मतलब टच ही नहीं करना है, ठीक है। और कंडक्शन मेथड में बिना टच करे काम बनेगा नहीं। और कंडक्शन मेथड में दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए, टच करने वाली बॉडी भी कंडक्टर होनी चाहिए। इंडक्शन मेथड में इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ PYQ लेंगे। अभी जो PYQ था हमारे पास वो ये वाला है, जिसमें देखिए ये PYQ देखिए आप, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियाई A एंड B आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कंडक्टिंग वायर। स्पेशली मेंशन किया है जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंडक्शन मेथड, ये सारी चीज़ें JEE मेंस के सिलेबस में। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप बहुत जो है ट्रबल में आने वाले हैं। तो इसलिए आप समझिए कि कह रहा है रेशो बताइए कि क्या होगा उनके चार्ज का। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन टैकल करने के लिए वैसे तो आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट आना चाहिए, पर मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद पोटेंशियल में भी एक बार इस क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ले लेते हैं, यहाँ से फिगर ले लेते हैं एक, ठीक है। ये एक फिगर ले लिया मैंने, एक आपके पास ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इसका मान लीजिए A रेडियस है, इसका B रेडियस है, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। आपसे पूछा है Q1/Q2 का रेशियो क्या होगा अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो भाई इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जैसे कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो KQ/A ये हो गया V1 और V2 हो गया KQ/B, दोनों बराबर हैं। तो KQ1/A इज इक्वल्स टू KQ2/B, कैंसिल आउट हो गया। Q1/Q2 इज इक्वल्स टू A/B। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। इतना सिंपल सा 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो देख रहे हैं आप, अगर आप चीज़ों को अच्छे समझते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं डायरेक्टली पूछी जाती हैं। मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, और मैं आपको यही चीज़ें सिखाता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे, क्योंकि पढ़ तो सभी लेंगे यार, बुक दे दो इंसान को वो वैसे ही पढ़ लेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं